कल्पना कीजिए एक गाड़ी की जो शाम के धुंधले में लंदन की सड़कों पर धीरे धीरे चल रही है। भीतर बैठे हैं एक डॉक्टर, नाम रिचर्ड मॉरिस बक। उम्र लगभग 36 साल। शाम भर वो अपने दोस्तों के साथ बैठे रही, दर्शन की, जीवन के गहरे सवालों की। दिमाग में अभी भी उन बातों की गूंज बाकी है। गाड़ी की खामोश रफ्तार में अचानक कुछ बदलता है। चारों तरफ एक रोशनी उभरती है, जैसे किसी शहर में आग लगी हो, लपटों के रंग जैसी। लेकिन ये आग बाहर नहीं है, ये भीतर से फूट रही है। और उसी पल बक को एक एहसास होता है, इतना गहरा, इतना विशाल, कि जैसे पूरा ब्रह्मांड, हर कण, हर जीव, हर विचार एक ही जीवित चेतना का हिस्सा हो। कोई अलगाव नहीं, कोई सीमा नहीं, सिर्फ एकता। और उस एकता के साथ आता है एक अपार आनंद, एक निश्चय कि यह संसार भलाई की ओर ही बढ़ रहा है। कुछ ही सेकंड, शायद 20, शायद 30, और फिर वो प्रकाश धीरे धीरे बुझ जाता है। गाड़ी वैसे ही चलती रहती है। बक फिर से वही आदमी है, वही सड़कें हैं, पर भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है। उस रात के बाद बक चुप नहीं बैठ पाए। एक सवाल उनके मन में घर कर गया। क्या मैं अकेला हूँ जिसने ऐसा कुछ महसूस किया, या यह इंसानी दिमाग के भीतर छिपी हुई कोई और ही मंजिल है? एक ऐसी मंजिल जिस तक कुछ चुनिंदा लोग समय समय पर पहुँचते रहे हैं। अगले कई साल, किताब लिखते वक्त तक करीब 14 साल, बक इसी सवाल के पीछे भागते रहे। उन्होंने इतिहास खंगाला, पुराने ग्रंथ पढ़े, संतों फकीरों की जीवनियाँ, कवियों के पत्र, रहस्यवादियों के अनुभव, और हर जगह उन्हें मिलते रहे एक जैसे इशारे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग सदियों में, पर एक ही अनुभव की गूंज। बक अपने पाठकों से कहते हैं, पहले ये समझ लो कि इंसानी मन यहाँ तक पहुँचा कैसे। ज़रा सोचो एक बहुत लंबी सीढ़ी के बारे में, जो करोड़ों सालों में बनी। यह वो चेतना है जो एक कुत्ते में है, एक घोड़े में है, और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करता है। भूख, प्यास, डर, खुशी। पर वो खुद को मैं के रूप में नहीं जानता। वो जीता है, वो खुद को जीते हुए नहीं देखता। यहाँ इंसान खड़ा है, यही वो चीज़ है जो हमें बाकी जानवरों से अलग करती है। हम सिर्फ दुनिया को महसूस नहीं करते, हम यह भी जानते हैं कि हम महसूस कर रहे हैं। हम खुद को एक अलग, स्वतंत्र इकाई की तरह देख पाते हैं। हम अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने कल के बारे में सोच सकते हैं, अपनी मौत के बारे में भी। यही आत्मचेतना भाषा लाई, तर्क लाई, समाज लाई, सभ्यता लाई। और यहीं बक का असली दावा शुरू होता है। वो कहते हैं, जिस तरह जानवर से इंसान तक की छलांग लगी, ठीक उसी तरह इंसान के भीतर एक और छलांग लगने की तैयारी हो रही है। कुछ थोड़े से लोग इतिहास में बिखरे हुए, कुछ अगली सीढ़ी को छू कर लौटे हैं। उन्हें अचानक बिजली की तरह यह एहसास हुआ कि पूरा ब्रह्मांड एक जीवित, चेतन, परिपूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवस्था है, और वे खुद उसी का हिस्सा है। बक बहुत साफ कहते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं, कोई धार्मिक करामात नहीं। यह विकास यानी इवोल्यूशन का ही अगला कदम है। ठीक वैसे ही जैसे आँख धीरे धीरे विकसित हुई या भाषा धीरे धीरे बनी। फ़र्क बस इतना है कि यह कदम अभी शुरुआत दौर में है। अभी यह सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों में झलकता है, जैसे किसी नई प्रजाति के शुरुआती नमूने। और उनका मानना है, जैसे जैसे सदियां गुजरेंगी, यह अनुभव और आम होता जाएगा, जब तक कि एक दिन यह मनुष्यता की सामान्य स्थिति न बन जाए। फिर बक अपने पाठक से एक वादा करते हैं कि आगे के पन्नों में वो दिखाएंगे कि कैसे बुद्ध, ईसा मसीह, पॉल, मोहम्मद जैसे लोग जो सतह पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, असल में एक ही भीतरी अनुभव से गुजरे। अलग अलग भाषा में, अलग अलग युग में,
पर एक ही रोशनी से रूबरू हुए, और साथ ही वो अपनी खुद की उस रात की गवाही को भी इस पूरी खोज की नींव के तौर पर पेश करते हैं, एक निजी अनुभव जो उन्हें इस बड़े सवाल की तरफ ले गया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ज़रा उस आदमी को जान लें जिसकी कहानी हम सुन रहे हैं, रिचर्ड मॉरिस बक। इनका बचपन आसान नहीं था। छोटी उम्र में ही माँ बाप दुनिया से चल बसे। कनाडा के जंगलों और खेतों में पला बड़ा एक लड़का जिसने स्कूल की पढ़ाई मुश्किल से देखी, पर जिसके भीतर सवालों की भूख हमेशा जलती रही। जवानी में वो अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों में भटकते रहे, सोना खोजने वालों के काफिलों में, पहाड़ों में, बर्फीले रेगिस्तानों में। एक बार तो इतनी भीषण ठंड में फंस गए कि एक पैर और कुछ पैर की उंगलियां गंवा बैठे। फिर उन्होंने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, डॉक्टर बने, मनोचिकित्सक बने, कनाडा के एक बड़े मानसिक अस्पताल के प्रमुख बने, ऐसी जगह जहां रोज़ उनका सामना इंसानी मन की सबसे अंधेरी परतों से होता था। यही आदमी है जो एक शाम लंदन की सड़कों पर अचानक एक रोशनी से घिर गया। यह बताना ज़रूरी है क्योंकि बक कोई सन्यासी नहीं थे, कोई पुजारी नहीं थे, कोई कवि नहीं थे जिसे कल्पनाओं का शौक हो। वो एक कठोर वैज्ञानिक सोच वाले डॉक्टर थे, और शायद इसीलिए जब उनके साथ वो अनुभव हुआ तो उन्होंने इसे भूत प्रेत या चमत्कार नहीं माना। उन्होंने इसे एक पहेली माना जिसे सुलझाना है। आइए उस रात में एक बार फिर लौटते हैं, पर इस बार धीरे धीरे, हर पल को महसूस करते हुए। शाम भर बक अपने 2-3 करीबी दोस्तों के साथ बैठे रहे। कमरे में किताबें बिखरी थीं, बातें हो रही थीं, वर्ड्सवर्थ की कविताओं की और उन गहरे दार्शनिक सवालों की जो अक्सर देर रात तक चलने वाली महफिलों में उठते हैं। जीवन का अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? यह ब्रह्मांड आखिर है क्या? रात हो चली थी। दोस्तों से विदा लेकर अकेली गाड़ी में बैठे। घोड़े की टापों की धीमी आवाज़, सड़क की खामोशी, और मन अब भी उन्हीं बातों में डूबा हुआ, शांत, संतुष्ट, पर जागा हुआ। और फिर बिना किसी चेतावनी के, जैसे कोई पर्दा अचानक हट जाए, सब कुछ बदल गया। उन्हें लगा जैसे वो किसी आग के बादल में घिर गए हों। पहले एक पल को डर लगा, कहीं शहर में सच में आग तो नहीं लग गई। पर अगले ही पल समझ आया, उनके अपने मन के भीतर उठ रही है। और उस आग के साथ आया एक एहसास, इतना बड़ा कि शब्दों में बांधना नामुमकिन। उन्हें लगा जैसे वो अचानक पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख पा रहे हैं, न टुकड़ों में, न अलग अलग चीज़ों के रूप में, बल्कि एक अखंड, जीवित, धड़कते हुए पूरे के रूप में। जैसे हर तारा, हर पत्ता, हर इंसान, हर दुख, हर सुख, सब एक ही विशाल जीवन का हिस्सा हों, और वो खुद भी उसी जीवन के एक लहर मात्र हों। इस एहसास के साथ आया एक अपार आनंद, ऐसा आनंद जिसकी तुलना बक बाद में जीवन भर किसी और अनुभव से नहीं कर पाए। और उस आनंद के भीतर एक गहरी, अडिग समझ कि यह ब्रह्मांड मूलतः प्रेम पर टिका है, कि सब कुछ आखिरकार भलाई की ओर ही बढ़ रहा है, कि मृत्यु सच में कोई अंत नहीं, और हर आत्मा इसी बड़ी योजना का हिस्सा है। कुछ ही पल, शायद 20 सेकंड, शायद कुछ ज़्यादा, और फिर धीरे धीरे वो आग बुझ गई। गाड़ी वैसे ही चल रही थी, सड़कें वैसी ही थी, पर बक अब वो पहले वाले आदमी नहीं रहे। अगली सुबह जब बक उठे तो दुनिया वैसी ही दिख रही थी, घर वही, सड़कें वही, काम वही, पर उनके भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। उस रात के अनुभव ने कोई सवाल पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि एक गहरा भरोसा छोड़ा कि जो कुछ उन्होंने देखा वो सच था, चाहे वो उसे साबित ना कर पाएं। पर डॉक्टर का दिमाग चुप नहीं बैठता। बक ने खुद से पूछना शुरू किया, क्या यह सिर्फ मेरे दिमाग की कोई सनक थी, या मानव मस्तिष्क में सच में कोई ऐसी परत छिपी है जो सामान्यतः सोई रहती है और कभी कभार जाग उठती है। यही सवाल आने वाले सालों में उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। बक ने अकेली इस पहेली को नहीं सुलझाया, उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटने शुरू किए।
पुराने धर्म ग्रंथ, संतों की जीवनियाँ, कवियों के निजी पत्र, रहस्यवादियों के लेखन, हर जगह वो एक ही चीज़ ढूंढ रहे थे। क्या किसी और ने भी ऐसा कुछ महसूस किया है? और धीरे धीरे उन्हें मिलने लगे इशारे। बुद्ध के बौद्ध वृक्ष के नीचे के अनुभव में, पॉल के दमिश्क की सड़क पर गिरने और अंधे होकर फिर देख पाने की कहानी में, मध्यकालीन सूफी संतों के लेखन में, वॉल्ट व्हिटमैन की कविताओं की उन पंक्तियों में जहाँ वो खुद को पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हर बार भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, समय अलग था। कोई 2500 साल पुराना, कोई सिर्फ कुछ दशक पुराना, पर भीतर की बनावट एक जैसी थी। अचानक आती एक रोशनी, ब्रह्मांड की एकता का बोध, गहरा आनंद और यह अटल यकीन कि सब कुछ अंततः भला है। बक को यकीन होने लगा, यह कोई इक्का दुक्का पागलपन नहीं है, यह मानव मन के भीतर छिपी हुई एक संभावना है जो समय समय पर चुनिंदा लोगों में फूट पड़ती है। अब बक अपने पाठक को बैठाकर धीरे धीरे पूरी तस्वीर समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, इससे पहले कि हम कॉस्मिक कनेक्शन को समझें, हमें यह देखना होगा कि दिमाग यहाँ तक पहुँचा कैसे, और इसके लिए उन्हें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। सबसे शुरुआती जीव, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, इनके पास कोई सोच समझ नहीं, बस प्रक्रिया है। रोशनी की तरह बढ़ना, खतरे से दूर भागना, यह सब बिना किसी अनुभव के होता है, मशीन की तरह। जैसे जैसे जीव जटिल होते गए, पक्षी, कुत्ते, घोड़े, उनके भीतर एक हल्की सी जागरूकता जन्मी। वो दर्द महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, पर वो यह नहीं जानते कि वो महसूस कर रहे हैं। एक कुत्ता खुश होकर पूंछ हिलाता है, पर वो यह नहीं सोचता मैं खुश हूँ, वो बस खुश है। और फिर विकास की एक बड़ी छलांग में इंसान के भीतर कुछ नया जन्मा। हम ना सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि यह भी जानते हैं कि हम महसूस कर रहे हैं। हम खुद को आईने में देखकर पहचान सकते हैं। हम अपने अतीत को याद कर सकते हैं, अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, अपनी मृत्यु के बारे में सोच सकते हैं। और यही सोच हमें बाकी सारे जीवों से अलग करती है। इसी आत्मचेतना से जन्मी भाषा, तर्क, कला, विज्ञान, नैतिकता, धर्म, वो सब कुछ जिसे हम सभ्यता कहते हैं। बक कहते हैं, यह अपने आप में एक चमत्कार है। सोचिए कि करोड़ों साल पहले कोई जीव खुद को मैं के रूप में पहचानना भी नहीं जानता था, और आज हम अपने अस्तित्व पर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर, यहाँ तक कि अपनी ही चेतना पर सवाल उठा सकते हैं। यही बक की असली बात शुरू होती है। वो कहते हैं, जिस तरह जानवर से इंसान तक की छलांग लगी, ठीक वैसे ही एक और छलांग अभी बाकी है, और यह छलांग शुरू हो चुकी है, अभी बस कुछ गिने चुने लोगों में। ऐसे लोग जिन्होंने अचानक बिना किसी चेतावनी के यह अनुभव किया कि पूरा ब्रह्मांड एक जीवित, चेतन, प्रेममय व्यवस्था है और वे खुद उसका ही एक हिस्सा हैं, ठीक वैसे ही जैसे बक को उस रात हुआ था। बक बताते हैं कि जिन लोगों को यह अनुभव हुआ, उनमें कुछ समानताएं बार बार दिखती हैं। यह अनुभव अचानक आता है, बिना किसी तैयारी के, बिजली की तरह। इसके साथ एक तेज़ रोशनी का एहसास होता है, जैसे भीतर कोई आग जल उठी हो। व्यक्ति को अचानक ब्रह्मांड की पूरी एकता का बोध होता है। यह समझ कि हर चीज़ आपस में गहराई से जुड़ी है। इसके साथ एक अपार, अवर्णनीय आनंद आता है, और साथ आता है यह अटल भरोसा कि यह जगत अपने मूल स्वभाव में भला है, कि मृत्यु का डर बेमानी है, कि प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई है, और इसका असर अस्थायी नहीं होता। यह अनुभव कुछ ही सेकंड या कुछ मिनट तक रहता है, पर उसके बाद इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी आँखों से दुनिया को देखने का तरीका, सब कुछ। यहाँ बक एक बहुत ज़रूरी बात साफ करते हैं, यह कोई धार्मिक करामात नहीं है, कोई देवी शक्ति का उपहार नहीं है जो सिर्फ चुनिंदा पवित्र लोगों को मिलता हो,
बक इसे प्रकृति के नियमों के भीतर ही देखते हैं, विकास यानी इवोल्यूशन की अगली कड़ी के रूप में। वो तर्क देते हैं जैसे आँख धीरे धीरे लाखों सालों में अंधेरे को महसूस करने वाली एक साधारण कोशिश से आज के जटिल अंग तक विकसित हुई, वैसे ही चेतना भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। और अभी हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ यह अगली परत, कॉस्मिक कनेक्शन, बस अपने शुरुआती बिखरे हुए नमूने में दिख रही है। आज से हजारों साल पहले आत्मचेतना भी शायद इसी तरह दुर्लभ रही होगी, कुछ ही शुरुआती इंसानों में झलकती हुई। और आज यह हर सामान्य इंसान की स्थिति है। बक का मानना है यही भविष्य कॉस्मिक कनेक्शंस का भी है। आज यह दुर्लभ है, असामान्य है, पर आने वाले सदियों में यह भी धीरे धीरे आम होती जाएगी, जब तक कि यह मनुष्यता की सामान्य स्थिति न बन जाए। अब बक अपने पाठक को बताते हैं कि आगे उन्हें क्या मिलने वाला है। वो कहते हैं, आगे के पन्नों में मैं तुम्हें उन लोगों की कहानियाँ सुनाऊंगा जिन्होंने यह रोशनी देखी। गौतम बुद्ध जो एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे जाग उठे, ईसा मसीह जिनकी शिक्षाओं में यही एकता की भावना बार बार झलकती है, पॉल जो दमिश्क की सड़क पर गिर पड़े और फिर पूरी तरह बदल गए, मोहम्मद, फ्रांसिस बेकिन, विलियम ब्लैक और कई और, कुछ मशहूर कुछ गुमनाम, जिन्होंने अपने अपने युग में अपनी अपनी भाषा में इसी अनुभव की गवाही दी। बक कहते हैं इन सब की कहानियाँ अलग अलग लगेंगी, अलग अलग धर्मों, अलग अलग संस्कृतियों से आएंगी, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो भीतर एक ही धागा मिलेगा, एक ही अनुभव अलग अलग शब्दों में बयान किया गया। और यह भी कहते हैं, मैं यह सब सिर्फ एक शोधकर्ता की तरह नहीं लिख रहा, मैंने खुद यह रोशनी महसूस की है, यही मेरी सबसे बड़ी गवाही है और यहीं से मेरी यह पूरी खोज शुरू हुई। अब बक अपने पाठक का हाथ थामकर एक बहुत लंबे सफ़र पर ले चलते हैं, करोड़ों साल पीछे, जब धरती पर चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कल्पना कीजिए एक अंधेरे खामोश समंदर की, उसमें तैरते हैं सबसे शुरुआती जीव, बस कोशिकाएं, बिना दिमाग, बिना आँख, बिना कोई एहसास। रोशनी पड़ती है तो वो उसी तरफ बढ़ जाते हैं, खतरा महसूस होता है तो सिकुड़ जाते हैं, पर यह सब मशीन की तरह होता है, बिना किसी अनुभव के, बिना यह जाने कि कुछ हो भी रहा है। बक कहते हैं यहीं से चेतना की सबसे लंबी और सबसे धीमी कहानी शुरू होती है। लाखों करोड़ों साल गुजरते हैं, जीव जटिल होते जाते हैं, मछलियाँ बनती हैं, फिर पक्षी, फिर स्तनधारी, और कहीं इस लंबी यात्रा में एक नई चीज़ धीरे धीरे उभरती है, जिसे बक कहते हैं सिंपल कनेक्शंस, यानी साधारण चेतना। एक कुत्ते को देखिए, वो दर्द महसूस करता है जब चोट लगती है, वो डर महसूस करता है जब कोई अजनबी पास आता है, वो अपने मालिक को देखकर खुशी से पूंछ हिलाता है। यह सब असली एहसास है, पर एक फ़र्क के साथ, कुत्ता यह नहीं जानता कि वो महसूस कर रहा है, वो बस जीता है, बस महसूस करता है, बिना अपने ऊपर पलट कर देखे। बक इसे एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं, जैसे कोई आँख हर चीज़ देख सकती है पर खुद को नहीं देख सकती। सिंपल कनेक्शंस भी वैसे ही हैं, यह बाहर की दुनिया को महसूस करती है पर खुद अपने भीतर झांक नहीं पाती। यह चेतना का पहला बड़ा कदम था, पत्थर से जीवन तक और जीवन से एहसास तक की छलांग। अब बक हमें उस सबसे नाटकीय मोड़ पर ले जाते हैं, वो पल जब विकास की राह पर चलते हुए कहीं किसी शुरुआती इंसान के भीतर पहली बार एक अजीब सी चिंगारी जागी। सोचिए एक ऐसे प्राणी के बारे में जो अब तक सिर्फ महसूस करता था, भूख, डर, गुस्सा, खुशी, जैसे बाकी जानवर करते हैं, और फिर किसी एक क्षण उसके भीतर कुछ नया घटित हुआ। उसे अचानक यह एहसास हुआ, यह जो महसूस हो रहा है, यह मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं हूँ। यह वाक्य सुनने में मामूली लगता है,
पर बक कहते हैं यह पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इसी एक पल से जन्मी आत्मचेतना, सेल्फ कनेक्शन। और एक बार यह चिंगारी जल गई तो सब कुछ बदल गया। अब वो प्राणी सिर्फ जी नहीं रहा, वो अपने जीने के बारे में सोच सकता था। अब वो सिर्फ डर नहीं रहा था, वो अपने डर को पहचान सकता था, उस पर काबू पा सकता था, उसके बारे में दूसरों को बता सकता था। पग बड़े प्यार से गिनाते हैं कि आत्मचेतना अपने साथ क्या क्या लेकर आई। भाषा। जब इंसान खुद को एक अलग मैं के रूप में पहचानने लगा, तभी उसे ज़रूरत महसूस हुई कि वो अपने भीतर के अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाए। यहीं से शब्द जन्मे, वाक्य बने, भाषाएं विकसित हुईं। जानवर सिर्फ वर्तमान में जीता है, पर आत्मचेतना वाला इंसान अपने अतीत को याद कर सकता है, अपने भविष्य की कल्पना कर सकता है। यहीं से इतिहास जन्मा, योजना बनाना जन्मा, सपने देखना जन्मा। जब इंसान खुद को दूसरों से अलग एक इकाई के रूप में देखने लगा, तभी उसे यह सवाल भी सूझा, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। यहीं से जन्मा सही गलत का बोध, यहीं से जन्मे नियम, कानून, धर्म। और सबसे भारी सौगात यह जानना था कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा। जानवर मृत्यु से डरते हैं, पर वो नहीं जानते कि मृत्यु क्या है। इंसान जानता है, और यही जानकारी उसके भीतर एक गहरा, स्थायी सवाल छोड़ जाती है, मेरे बाद क्या। बक कहते हैं यही सारी सौगातें मिलकर सभ्यता बनाती हैं। भाषा, इतिहास, धर्म, विज्ञान, कला, यह सब आत्मचेतना की संतानें हैं। अब बक अपनी कहानी में एक मोड़ लाते हैं। वो कहते हैं आत्मचेतना सिर्फ रोशनी नहीं लाई, वो अपने साथ एक परछाई भी लेकर आई। जिस पल इंसान ने खुद को मैं के रूप में पहचाना, उसी पल उसने खुद को बाकी सब से अलग भी कर दिया। अब वो सिर्फ जीवन का हिस्सा नहीं रहा, वो एक अकेला, सीमित, नाशवान मैं बन गया, जो बाकी दुनिया से जुदा खड़ा है। यहीं से जन्मा अकेलापन, यहीं से जन्मा डर, मृत्यु का डर, खोने का डर, असफलता का डर। यहीं से जन्मी स्वार्थ की भावना, क्योंकि जब मैं खुद को अलग समझता हूँ तो स्वाभाविक है कि मैं अपने लिए ज़्यादा और दूसरों के लिए कम सोचूं। बक कहते हैं यही एक बक कहते हैं यही आत्मचेतना की सबसे बड़ी विडंबना है। यह इंसान को जानवर से ऊपर उठाती है, पर साथ ही उसे एक गहरे अकेलेपन में भी ढकेल देती है। एक ऐसा अकेलापन जो कोई जानवर कभी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वो अलग है। डिवोल्यूशन यानी पतन या उतार। बक यहाँ एक ईमानदार, कठोर सच्चाई सामने रखते हैं। विकास हमेशा सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता, कभी कभी यह नीचे भी गिरता है। वो मिसालें देते हैं, कुछ जीव जो कभी अपने पूर्वजों से ज़्यादा जटिल थे, समय के साथ सरल होते चले गए, क्योंकि उनकी परिस्थितियों को उस जटिलता की ज़रूरत नहीं थी। कुछ ऐसे जीव जो कभी देख सकते थे, अंधेरी गुफाओं में रहते रहते अपनी आंखें खो बैठे, क्योंकि जब ज़रूरत ना हो तो प्रकृति वो क्षमता वापस भी ले लेती है। बक कहते हैं यही नियम इंसानी समाज पर भी लागू होता है। जिस तरह इंसान आत्मचेतना की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, उसी तरह वो पतन की तरफ भी जा सकता है, अगर वो अपनी सोच, अपनी नैतिकता, अपनी संवेदनशीलता को खुद पढ़ने दे। यहाँ बक चेतावनी देते हैं, विकास कोई गारंटी नहीं है, यह एक संभावना है, एक दिशा है जिस पर चलना पड़ता है। कोई भी सभ्यता, कोई भी इंसान कभी आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ दे तो पीछे खिसक भी सकता है। पर बक यही निराश होकर नहीं रुकते। वो कहते हैं जिस तरह जानवर से इंसान तक की छलांग करोड़ों साल में लगी, ठीक उसी पैटर्न को देखते हुए यह मानना गलत नहीं कि इंसान का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होगा। वो अपने पाठक को याद दिलाते हैं, याद करो पिछले भाग की बात। कुछ चुनिंदा लोगों को इतिहास में बार बार एक और अनुभव हुआ, वही अनुभव जो खुद बक को उस रात हुआ था। एक ऐसा पल जब आत्मचेतना की वो दीवार
जो इंसान को बाकी दुनिया से अलग करती है, अचानक पिघल जाती है और इंसान फिर से महसूस करता है कि वो अकेला नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। पर इस बार जानवर की तरह अनजाने में नहीं बल्कि पूरी जागरूकता के साथ। बक कहते हैं यही कॉस्मिक कनेक्शंस है। यह आत्मचेतना को मिटाती नहीं बल्कि उसे एक कदम आगे ले जाती है। यह वो अकेलापन दूर करती है जो आत्मचेतना ने जन्माया था, पर इस बार बिना जानवर जैसे अनजान अवस्था में लौटे। अब बक पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर दिखाते हैं। 3 पड़ाव, एक लंबी सीढ़ी के 3 पायदान। पहला पायदान सिंपल कनेक्शंस, महसूस करना पर खुद को महसूस करते हुए ना जानना। यह जानवरों की दुनिया है, एकता में पर अनजाने में। दूसरा पायदान सेल्फ कनेक्शंस, खुद को अलग जानना, मैं के रूप में पहचानना। यह इंसान की दुनिया है, जागरूक पर अकेली। तीसरा पायदान कॉस्मिक कनेक्शंस, फिर से एकता महसूस करना, इस बार जानबूझकर पूरी समझ के साथ। यह वो मंजिल है जिसकी तरफ बक का मानना है कि मनुष्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। बक इसे एक सुंदर तस्वीर से समझाते हैं, जैसे कोई इंसान अपने बचपन के घर से दूर जाता है, दुनिया देखता है, बड़ा होता है और फिर एक दिन उसी घर लौटता है। पर इस बार वो वही इंसान नहीं है जो गया था, वो सब कुछ जानकर लौटा है। ठीक वैसे ही कॉस्मिक्स कनेक्शन भी इंसान को उसी एकता की तरफ लौटाती है जिससे वो कभी जानवर के रूप में जुड़ा हुआ था, पर इस बार पूरी समझ और चुनाव के साथ। बक यह भी साफ करते हैं यह कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं। जिस तरह जानवर से इंसान बनने में लाखों साल लगे, वैसे ही यह अगला कदम भी सदियों शायद हजारों सालों में फैलेगा। वो अपने पाठक से कहते हैं अभी इसे मत आंकना कि यह अनुभव कितना दुर्लभ है। हर बड़ी शुरुआत दुर्लभ ही दिखती है। एक वक्त था जब आत्मचेतना भी बस चंद इंसानों में झलकती थी और बाकी सब अब भी जानवरों जैसे सिंपल कनेक्शंस में जी रहे थे। आज वही आत्मचेतना हर सामान्य इंसान की स्थिति बन चुकी है। बक का यकीन है कॉस्मिक कनेक्शंस के साथ भी यही होगा। आज यह कुछ गिने चुने लोगों में झलक रही है, पर आने वाली सदियों में यह भी धीरे धीरे आम इंसान की स्थिति बन सकती है। तो बक इस भाग को इस तरह समेटते हैं, चेतना का सफ़र कोई सीधी आसान रेखा नहीं, यह करोड़ों साल की धीमी चढ़ाई है जिसमें कभी कभी उतार भी आते हैं। जीवन से एहसास तक, एहसास से आत्मबोध तक और आत्मबोध से शायद एक नई बड़ी एकता तक। आत्मचेतना ने इंसान को बाकी दुनिया से ऊपर उठाया, पर उसे एक अकेलेपन में छोड़ दिया और अब बक का दावा है इंसानियत उस अकेलेपन से बाहर निकलने की दहलीज पर खड़ी है, उस अगले पायदान की तरफ जहां इंसान फिर से पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करेगा, इस बार जानबूझकर पूरी जागरूकता के साथ। तो यह थी वो लंबी सीढ़ी, अंधेरे समंदर की खामोश कोशिकाओं से लेकर जानवरों की सहज चेतना तक, और वहाँ से इंसान के उस अकेलेपन जागरूक मैं तक जो आज हम सब जीते हैं। पर बक कहते हैं यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, एक पायदान अभी भी बाकी है। अब बक अपने पाठक को उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां अगला कदम उठना बाकी है। वो कहते हैं कल्पना करो एक ऐसे कमरे की जिसमें अब तक सिर्फ एक ही खिड़की रही हो और उससे बस अपने आसपास की छोटी सी दुनिया दिखती हो। आत्मचेतना ने इंसान को उस कमरे में इतना कुछ दिखा दिया, भाषा, इतिहास, विज्ञान, कला, पर बक कहते हैं इस कमरे में एक और दरवाज़ा है जो अब तक बंद है और कुछ चुनिंदा लोगों के लिए कभी कभार वो दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। बक सबसे पहले यह सवाल उठाते हैं, अगर यह अगली सीढ़ी सच में इंसानी विकास का हिस्सा है तो यह धीरे धीरे कदम दर कदम आने की बजाय अचानक बिजली की तरह क्यों आती है। वो एक सुंदर तुलना देते हैं, पानी को उबालते वक्त देखो, तापमान धीरे धीरे डिग्री दर डिग्री बढ़ता रहता है, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं बदलता और फिर
एक निश्चित बिंदु पर अचानक सब कुछ बदल जाता है। पानी उबलने लगता है, भाप बनने लगती है। बाहर से देखने पर लगता है कि यह अचानक हुआ, पर असल में भीतर ही भीतर तैयारी लंबे समय से चल रही थी। बक कहते हैं कॉस्मिक कनेक्शंस भी कुछ ऐसे ही हैं। बरसों शायद जन्मों तक इंसान के भीतर धीरे धीरे कुछ पकता रहा। उसकी सोच, उसकी संवेदनशीलता, उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश। और फिर एक दिन अचानक वो पल आता है जब भीतर का पानी उबल उठता है और रोशनी फूट पड़ती है। बक अपने शोध से एक पैटर्न निकाल कर लाते हैं। यह अनुभव किसी को भी कभी भी नहीं होता। वो कुछ समानताएं गिनाते हैं जो उन्हें इतिहास के उन तमाम लोगों में मिली जिन्होंने यह रोशनी देखी। उम्र, ज़्यादातर मामलों में यह अनुभव 30 से 40 साल की उम्र के आसपास होता है, जब इंसान जवानी की उथल पुथल पार कर चुका होता है, पर बुढ़ापे की थकान अभी दूर होती है। ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग और आत्मा दोनों अपने चरम पर, अपने सबसे ज़्यादा तैयार अवस्था में होते हैं। बक ने अपनाया कि जिन लोगों को यह अनुभव हुआ वो अक्सर गहरे सोचने वाले, संवेदनशील, नैतिक रूप से जागरूक लोग थे। ज़रूरी नहीं कि धार्मिक हों, पर ज़रूर ऐसे जो जीवन के बड़े सवालों से जूझते रहे हों। यह अनुभव खाली दिमाग में नहीं उतरता। बक कहते हैं जिन लोगों को यह हुआ उनमें से अधिकतर पहले से ही गहरी सोच, आत्ममंथन और कभी कभी आध्यात्मिक खोज में डूबे हुए थे, चाहे वो खुद इसे इसी नाम से ना जानते हों। पर बक यह भी साफ करते हैं यह कोई नियम नहीं, कोई गारंटी नहीं। यह अनुभव किसी योजना से नहीं आता। यह अचानक अपनी मर्जी से उतरता है, जैसे बिजली किसी खास पेड़ पर ही गिरते दिखे, पर असल कारण गहरे और जटिल हों। अब बक अपने पाठक के सामने वो नक्शा रखते हैं जो उन्होंने दर्जनों गवाहियों को पढ़कर तैयार किया कि यह अनुभव आमतौर पर कैसे घटित होता है। पहले आता है रोशनी का एहसास। अचानक भीतर से फूटती एक चमक, जैसे कोई आग जल उठी हो या जैसे सूरज अचानक बहुत करीब आ गया हो। यह रोशनी आँखों से नहीं बल्कि भीतर से महसूस होती है। उसी पल के साथ आता है बौद्धिक बोध। अचानक यह समझ आना कि ब्रह्मांड कोई मरा हुआ यांत्रिक ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित चेतन व्यवस्था है। हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई दिखती है, कोई अलगाव नहीं, कोई टुकड़ा अलग नहीं। फिर आता है नैतिक उभार, एक गहरा एहसास कि यह ब्रह्मांड अपने मूल में प्रेम और भलाई पर टिका है। जो कुछ भी बुरा, दुखद, अन्यायपूर्ण लगता था वो अचानक एक बड़ी, समझ से परे योजना का हिस्सा दिखने लगता है। और अंत में आता है आनंद का सैलाब, ऐसी खुशी जिसकी तुलना किसी सांसारिक दुख से नहीं की जा सकती। साथ ही आता है मृत्यु के डर का पूरी तरह मिट जाना, क्योंकि जब इंसान महसूस करता है कि वो पूरे ब्रह्मांड का ही हिस्सा है तो खत्म होने का डर बेमानी लगने लगता है। बक कहते हैं यह सब कुछ आमतौर पर कुछ ही सेकंड में घटित होता है, कभी कभी कुछ मिनट तक भी रह सकता है, पर यह कभी घंटों नहीं टिकता। यह एक झलक है, एक चमक है, ब्रह्मांड के दरवाजे से आती एक क्षणिक रोशनी। यहाँ बक एक बहुत ज़रूरी बात समझाते हैं। भले ही यह अनुभव कुछ पल का हो, इसका असर पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला होता है। वो कहते हैं कल्पना करो किसी अंधेरे कमरे में सालों से बंद इंसान की, जिसे अचानक एक पल के लिए बाहर निकालकर पूरी दुनिया दिखा दी जाए और फिर वापस कमरे में बंद कर दिया जाए। भले ही वो फिर से उसी अंधेरे कमरे में लौट आए, पर अब वो जानता है कि बाहर एक बड़ी दुनिया है। यह जानकारी उसे कभी नहीं भूलती। ठीक वैसे ही जिन लोगों को यह रोशनी एक बार दिख जाती है वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रह पाते। उनका डर कम हो जाता है, उनकी करुणा बढ़ जाती है। वो छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हैं। उनके भीतर एक स्थायी शांति बस जाती है जो जीवन के उतार चढ़ावों से भी नहीं डगमगाती। बक एक मनोचिकित्सक होने के नाते इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं करते। क्या यह सब मानसिक बीमारी का कोई रूप तो नहीं? आखिर
अचानक रोशनी दिखना, असाधारण आनंद महसूस करना, यह तो कुछ मानसिक स्थितियों के लक्षण जैसे भी लगते हैं। बक साफ तौर पर इसे खारिज करते हैं। वो कहते हैं फ़र्क साफ है, मानसिक बीमारी इंसान को कमज़ोर करती है, उसकी सोचने समझने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है, उसे समाज से काट देती है। पर कॉस्मिक कनेक्शंस बिल्कुल उल्टा असर करती है। यह इंसान की समझ को तेज़ करती है, उसकी करुणा बढ़ाती है, उसे और ज़्यादा जोड़ती है, न कि तोड़ती है। वो कहते हैं इसे परखने का सबसे आसान तरीका है नतीजा देखना। जिन लोगों को यह अनुभव हुआ वो इतिहास में सबसे बुद्धिमान, सबसे दयालु, सबसे प्रभावशाली लोगों में गिने जाते हैं। बुद्ध, मसीह, पॉल जैसे लोग यह किसी टूटे हुए दिमाग की निशानी नहीं, बल्कि एक असाधारण रूप से स्वस्थ, विकसित दिमाग की निशानी है। एक और सवाल जो बक उठाते हैं, क्या इंसान जानबूझकर इस अनुभव को बुला सकता है? क्या कोई तरीका है, कोई साधना है जो इसे ले आए? बक यहाँ सतर्क रहते हैं। वो कहते हैं इतिहास में बहुत से लोगों ने ध्यान, प्रार्थना, तप और गहरे आत्ममंथन के ज़रिए खुद को इसके करीब ले जाने की कोशिश की, और कई बार यह मदद भी करता था। पर वो यह भी मानते हैं कि यह अनुभव किसी नुस्खे से बंधा नहीं है। यह अपनी मर्ज़ी से आता है, अक्सर तब जब इंसान इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा होता। फिर भी वो कहते हैं जो लोग गहरी सोच, नैतिक जागरूकता और खुले दिल से जीवन जीते हैं वो इस दरवाजे के ज़्यादा करीब होते हैं, भले ही यह गारंटी ना हो कि दरवाज़ा उनके लिए ज़रूर खुलेगा। बक अपने पाठक को यह याद दिलाते हैं, यह सबसे हैरान करने वाली बात है, जिन लोगों की गवाहियाँ वो अलग अलग सदियों में जिए, अलग अलग धर्मों में पले बड़े, अलग अलग भाषाएं बोले, कई ने तो एक दूसरे का नाम तक नहीं सुना था, फिर भी जब उन्होंने अपने इस अनुभव को बयान करने की कोशिश की तो उनके शब्द हैरान करने वाली हद तक मिलते जुलते निकले। रोशनी की बात, एकता की बात, आनंद की बात, मृत्यु के डर के मिट जाने की बात। बक कहते हैं यह असमानता किसी सहयोग से नहीं आ सकती। इतने अलग अलग लोग, इतनी अलग अलग पृष्ठभूमियों से अगर एक जैसा अनुभव बयान करें तो इसका मतलब है वो सब एक ही असली ठोस चीज़ को छू रहे थे। कोई कल्पना नहीं, कोई इंसानी मन की एक असली साझा संभावना। बक इस भाग को इस तरह समेटते हैं, आत्मचेतना और कॉस्मिक चेतना के बीच का यह संक्रमण कोई धीमा क्रमिक बदलाव नहीं, बल्कि एक अचानक बिजली जैसा पल है। पर इस पल के पीछे बरसों की, शायद जन्मों की चुपचाप चलती तैयारी होती। यह अनुभव किसी खास उम्र में, किसी खास तरह के इंसानों में बिना किसी चेतावनी के उतरता है और कुछ ही पलों में इंसान की पूरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। यह पागलपन नहीं, बल्कि इंसानी विकास की एक स्वस्थ अगली कड़ी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह अनुभव चाहे कितनी भी अलग सदियों और संस्कृतियों में हुआ हो, हमेशा एक ही बुनियादी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। तो यह था वो दरवाज़ा जो कभी कभार किसी खास पल में किसी खास इंसान के लिए खुल जाता है और उसे झलक दिखा देता है उस बड़ी जीवित प्रेममय एकता की जो हमेशा से हमारे चारों तरफ मौजूद रही, बस हमारी आत्मचेतना की दीवार के पीछे छिपी हुई। अब बक हमें उस दरवाजे से गुजरते 14 लोगों से मिलवाते हैं, अलग अलग सदियों से, अलग अलग धरतियों से, अलग अलग भाषाओं से। आइए एक एक करके उनकी कहानियाँ सुनते हैं। गौतम बुद्ध, पेड़ के नीचे की रात। एक राजकुमार जिसने महलों का ऐश्वर्य छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बूढ़े, बीमार और मृत इंसान को देख लिया था और उनके भीतर एक सवाल जाग उठा था, इस दुख का अंत कहाँ है? बरसों की भटकन, बरसों की कठोर तपस्या के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, यह ठान कर कि जब तक उत्तर न मिले नहीं उठेंगे। बक बताते हैं कि उस रात ध्यान की गहराई में डूबते डूबते उस राजकुमार के भीतर वही रोशनी फूट पड़ी जिसकी हम बात करते आ रहे हैं। अचानक उन्हें समझ आया दुख का कारण और उससे मुक्ति का रास्ता।
दोनों एक साथ, एक झलक में। सुबह होते होते वो राजकुमार बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए। बक कहते हैं, यह शब्द ही अपने आप में गवाही है। बुद्ध नाम रखा ही इसलिए गया क्योंकि जो हुआ वो एक जागरण था, नींद से उठने जैसा। ईसा मसीह गलील की पहाड़ियों में। बक आगाह करते हैं कि मसीह के जीवन की पूरी तस्वीर मिलनी मुश्किल है, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादातर जो लिखा गया है वो उनके अनुयायियों ने बाद में लिखा। फिर भी वो कहते हैं उनकी शिक्षाओं में बार बार एक ही भाव झलकता है, यह एहसास कि परमपिता और उनका अपना अस्तित्व एक ही है, कि हर इंसान के भीतर वही दिव्यता बसी है, कि प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। बक अनुमान लगाते हैं कि यह बोध किसी एक क्षण में, शायद बपतिस्मे के आसपास, मसीह के भीतर जागा, जब उन्हें अचानक अपने और सृष्टि के बीच की दूरी मिटती हुई महसूस हुई। और उसके बाद उनका पूरा जीवन, उनकी हर शिक्षा उसी एक अनुभव की गूंज बनकर सामने आई। पॉल, दमिश्क की सड़क पर गिरना। एक कट्टर आदमी जो नई शुरू हुई एक आस्था के अनुयायियों को सताने निकला था। दमिश्क जाते रास्ते में दोपहर के उजाले में अचानक उसे एक तेज़ रोशनी घेर लेती है, इतनी तेज़ कि वो अंधा हो जाता है, ज़मीन पर गिर पड़ता है। बक इस कहानी को अपने पूरे सिद्धांत की सबसे नाटकीय मिसाल मानते हैं, क्योंकि यहाँ रोशनी सिर्फ रूपक नहीं बल्कि लगभग शारीरिक रूप से वर्णित है। कुछ दिन बाद जब पॉल की आंखें फिर से देख पाती हैं तो वो पूरी तरह बदल चुका इंसान होता है। वही इंसान जो कल तक सताता था, अब उसी आस्था का सबसे बड़ा प्रचारक बन जाता है। बक कहते हैं, इतना अचानक, इतना गहरा बदलाव बिना किसी असाधारण भीतरी अनुभव के मुमकिन नहीं। प्लोटिनस, रोम का दार्शनिक, 3री सदी का एक यूनानी दार्शनिक, जिसने अपने शिष्यों को बताया कि उसने अपने जीवन में कई बार एक ऐसी अवस्था छुई जहाँ आत्मा और परम सत्य के बीच का हर फासला मिट जाता है, जिसे उसने एक के साथ मिलन कहा। बक कहते हैं, प्लोटिनस इस मायने में खास हैं क्योंकि वो एक शुद्ध दार्शनिक थे, कोई धार्मिक गुरु नहीं। उन्होंने अपने अनुभव को तर्क और विचार की भाषा में ढालने की कोशिश की, बजाय किसी धार्मिक रूपक के। और फिर भी उनका वर्णन, एकता का बोध, सीमाओं का मिट जाना, अवर्णनीय शांति, बाकी सबसे मेल खाता है। मोहम्मद, हीरा की गुफा, अरब के एक व्यापारी जो अक्सर मक्का के पास एक पहाड़ी गुफा में अकेले चिंतन करने जाते थे। एक रात बक बताते हैं, उस गुफा में उन्हें एक असाधारण अनुभव हुआ, इतना गहरा, इतना भारी कि वो कांपते हुए घर लौटे। बक इस घटना को भी उसी पैटर्न में देखते हैं, अचानक आए एक बोध जिसने एक साधारण व्यापारी को एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जिसने आने वाली सदियों में करोड़ों लोगों की आस्था को दिशा दी। बक इस बात पर जोर देते हैं कि इतनी बड़ी, स्थायी असर डालने वाली शुरुआत किसी छोटी या सतही घटना से नहीं हो सकती। फ्रांसिस बेकन, विज्ञान का पिता और एक छिपा हुआ रहस्यवादी, आधुनिक विज्ञान की नींव रखने वाला अंग्रेज दार्शनिक, बक थोड़ा हैरान करने वाला दावा करते हैं कि बेकन के लेखन के पीछे एक गहरी, रहस्यमयी अंतर्दृष्टि भी झलकती है, जो सिर्फ तर्क और प्रयोग से नहीं समझाई जा सकती। बक कहते हैं, बेकन जैसे कठोर तार्किक दिमाग में भी अगर यह झलक मिलती है तो यह साबित करता है कि कॉस्मिक कनेक्शन सिर्फ धार्मिक या काव्यात्मक स्वभाव तक सीमित नहीं, यह विज्ञान की दुनिया में भी उतर सकती है। विलियम ब्लैक, कवि जिसने फरिश्ते देखे, अंग्रेज़ कवि और चित्रकार जिसने बचपन से ही असाधारण दृष्टियाँ देखने का दावा किया, पेड़ों पर बैठे फरिश्ते, रोशनी से भरे दृश्य, बड़े होकर उनकी कविताओं में बार बार यह भाव उभरा कि हर कण, हर फूल, हर रेत का दाना अनंत को अपने भीतर समेटे हुए है। बक कहते हैं, ब्लैक की पूरी कला ही
उनकी भीतरी रोशनी को बयान करने की कोशिश थी। जहाँ बाकी लोग एक क्षणिक झलक पाकर लौट आए, वहाँ ब्लैक जैसे लगातार उसी झलक के करीब जीते रहे और अपनी कविता व चित्रों के ज़रिए उसे बार बार दुनिया के सामने रखते रहे। बक ऐसे और भी कई सारे उदाहरण देते हैं। बक अपने पाठक को याद दिलाते हैं यह 14 कहानियाँ अलग अलग महाद्वीपों से आईं, 2500 साल के फैलाव में फैली हुई, अलग अलग धर्मों, भाषाओं और पेशों से जुड़ी हुई। एक राजकुमार, एक बढ़ई का बेटा, एक भिक्षु, एक वैज्ञानिक, एक मोची, एक चित्रकार, ऐसे और कई सारे। फिर भी बक कहते हैं अगर तुम इन सब की कहानियों को बगल बगल रख कर देखो तो एक ही धागा हर जगह मिलता है। अचानक आती रोशनी, ब्रह्मांड की एकता का बोध, अपार आनंद, मृत्यु के डर का मिटना और उसके बाद एक स्थायी रूप से बदल चुकी जिंदगी। वह कहते हैं यह इतनी बड़ी समानता किसी संयोग की बात नहीं हो सकती। यह गवाही है कि इंसानी मन के भीतर इतिहास और भूगोल की सीमाओं से परे एक ही असली साझा संभावना छिपी हुई है। वही संभावना जिसे उसने खुद एक अंधेरी रात, अंधेरी गाड़ी में एक झलक पर महसूस किया। तो यह थी वो 14 आत्माएं जिन्होंने वो दरवाज़ा खुलते देखा। राजकुमार से लेकर मोची तक, दार्शनिक से लेकर कवि तक, हर एक की कहानी अलग थी पर भीतर की रोशनी एक